अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। वी हैव डन मेनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक बार वापस से अमालगमेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या? अमालगमेशन ऑफ कंपनी मीन्स व्हाट? मीन्स सेल ऑफ बिजनेस। पहला पेज निकाल लो, पहला पेज देख लो। मीन्स सेल ऑफ बिजनेस बाय वन और मोर कंपनीज टू अदर कंपनी। और जो कंपनी का बिजनेस बिक रहा है उसको ओल्ड कंपनी बोलेंगे क्या न्यू कंपनी बोलेंगे? ओल्ड कंपनी। और जो बिजनेस परचेज कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ न्यू कंपनी, बराबर ना। परचेज कंसिडरेशन इज व्हाट? जो नया कंपनी बिजनेस खरीद रहा है ना, एसेट्स और लाइबिलिटीज, उसका पेमेंट क्या करेगा, उसका एक पूरा वर्किंग बनाता है, दैट इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। फिर उसका पेमेंट करता है। पेमेंट कैसे करता है? कैश में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में। पुराने कंपनी के डिबेंचर होल्डर को कैसे सेटल करते हैं? उसको टेक ओवर करके न्यू कंपनी में 4th एंट्री में सेटल करते हैं, बराबर ना। अच्छा, जब बिजनेस बिकता है तो कौन से एसेट्स बिकते हैं? वो एसेट्स जो बिकने लायक होते हैं। बैलेंस शीट में एक P&L डेबिट बैलेंस बचा पड़ा है तो वो एसेट थोड़ी है, अरे वो तो लॉस है। बैलेंस शीट में शेयर इश्यू एक्सपेंसेस है, बेच सकते हो क्या? यू कैन नॉट सेल इट। तो बिकने लायक एसेट्स, जो एसेट्स बिकते हैं ना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स नहीं बिकता है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस नहीं बिकता है। सो जो बिकने लायक एसेट है, रियलाइजेबल एसेट्स। फिर पुराने कंपनी का गुडविल नहीं बिकता है। नया कंपनी अपना गुडविल कैलकुलेट करता है कि मैं खरीदने के टाइम पे कितना एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। पुराने कंपनी के बैलेंस शीट में पड़ा है गुडविल, वो थोड़ी खरीद लेंगे। सो वो नहीं, वो तो वैल्यूलेस है, जीरो है। सो लाइबिलिटीज भी कौन सी अपने को टेक ओवर करनी है? वो लाइबिलिटीज जो चुकानी है। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, अरे वो तो ओनर्स फंड है, वो अपने को पे थोड़ी करना है। सो आउटसाइड लाइबिलिटीज अदर देन शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। अच्छा, अमालगमेशन में दो कंपनी मिलकर एक नई कंपनी बन जाती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड जॉइनिंग टुगेदर बिकमिंग ए बी लिमिटेड। ए की बुक्स क्लोज, बी की बुक्स क्लोज और ए बी लिमिटेड की बुक्स ओपन। अच्छा, फिर उसके बाद में एब्जॉर्प्शन में ए लिमिटेड बी लिमिटेड को एब्जॉर्ब कर लेती है। सो बी लिमिटेड ओवर ए लिमिटेड विल कंटिन्यू। सो बी लिमिटेड इज द ओल्ड कंपनी, ए लिमिटेड अपने बुक्स के साथ उसको मर्ज कर लेगा। फिर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में लॉस मेकिंग कंपनी अपना बिजनेस बंद करके एक नए नाम से फिर बिजनेस शुरू करती है। और वो वैसा ही होता है, वो जो नया बिजनेस है वो पेमेंट करेगा जो भी उनके एसेट्स और लाइबिलिटीज आए हैं। वेदर अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, सबका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। दैट्स द रीजन सब AS 14 में कवर्ड है। अच्छा, सेल ऑफ बिजनेस में एक बार रीड करोगे क्या लिखा है? सेल ऑफ बिजनेस अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली मेंशन द बाइंग कंपनी न्यू कंपनी विल टेक ओवर ऑल रियलाइजेबल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम ओल्ड कंपनी। ऑल एसेट्स मीन्स ओनली रियलाइजेबल एसेट्स अदर देन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, P&L debit balance. All liabilities means only external liabilities other than share capital, reserves and surplus. Now what will be given in the problem? Number 1, balance sheet of old company. Number 2, that is adjustments. Now what is required to be done? Number 1 क्या करेंगे हम लोग? हमको क्लोज करना है ओल्ड कंपनी के बुक्स को। और क्या करना है? ओपनिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी। अच्छा, बुक्स को क्लोज करने के लिए अकाउंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो बैलेंस शीट को डिसमेंटल करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कंपलसरी 3 अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट। शेयर होल्डर में 2 डिवीजन हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और फिर उसके बाद में 3 अकाउंट और बनेंगे। डिस्चार्ज ऑफ PC अकाउंट, दैट इज इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी, कैश बैंक। कैश बैंक 2 रीजन से बनेगा, अगर नॉट टेकन ओवर है तो भी बनेगा और डिस्चार्ज ऑफ PC में आया तो भी बनेगा। अच्छा, अगर कोई ओल्ड कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रहा है ना अपना, तो उतना कैश छोड़ना पड़ेगा और बाकी कैश टेकन ओवर होगा। गॉट इट? फिर उसके बाद में और एक अकाउंट बनेगा लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। उसके बाद में हम लोग ने चालू किया क्लोजिंग। अच्छा, क्लोजिंग के लिए ना सबसे पहले बैलेंस शीट को खाली करना है। तुम्हारे सामने बैलेंस शीट पड़ी है, लाइबिलिटी साइड से शुरू करता हूं, एंट्री बोलते जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या एंट्री बोलोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जनरल रिजर्व्स एंड अदर रिजर्व्स. जनरल रिजर्व्स अदर रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. लेकिन अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होता था, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स, तो क्या बोलते थे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स के लिए हम लोग बोलते हैं अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स. और उसका प्रेजेंटेशन क्या है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व्स में लिखो और उसी के नीचे अमालगमेशन एडजस्टमेंट माइनस करके आउटर कॉलम निकालो. ठीक है ना, वो वैसे ही मेंटेन करना है. अच्छा, डिबेंचर्स की एंट्री क्या बनेगी? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. बैलेंस शीट खाली करे तो बैलेंस शीट की वैल्यू. फिर उसके बाद क्या है? अदर लाइबिलिटीज. क्या एंट्री बन जाएगी? अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू. लेकिन अगर नॉट टेकन ओवर है तो ओपन लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर अकाउंट एंड उसमें बाय बैलेंस बीडी. उसमें बाय बैलेंस बीडी. अच्छा, एसेट साइड में जाएंगे. सबसे पहला है सन्ड्री एसेट्स इंक्लूडिंग गुडविल. सब कुछ वेदर टेकन ओवर और नॉट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट सर. एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. लेकिन अगर इसमें कैश नॉट टेकन ओवर है तो अकाउंट ओपन कर लेंगे और अकाउंट ओपन करके टू बैलेंस बीडी. नीचे कैश बैंक दिया है ना. अगर टेकन ओवर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. सन्ड्री एसेट्स के लिस्ट में आ जाएगा. लेकिन इफ नॉट टेकन ओवर है, ओपन अकाउंट एंड राइट टू बैलेंस बीडी. कभी कभी नॉट टेकन ओवर नहीं बोलते, लेकिन लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करती है ओल्ड कंपनी, तो उतना पैसा छोड़ना पड़ता है अपने को. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. व्हाट अबाउट अंडरराइटिंग कमीशन? एंट्री क्या बन जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स टू अंडरराइटिंग कमीशन. चलो, बैलेंस शीट तो एम्प्टी कर दी तुम लोग ने. फिर तीन और क्लोजिंग. तीन और क्लोजिंग. पहला तीन में पहला नंबर 1 है सेल ऑफ बिजनेस टू न्यू कंपनी. एंट्री विल बी न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अमाउंट ऑफ पीसी. कलेक्शन फ्रॉम न्यू कंपनी फॉर सेल ऑफ बिजनेस. एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू. लेकिन एट इश्यू प्राइस लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि जो रिसीवर है वो थोड़ी प्रीमियम और नॉमिनल वैल्यू का ब्रेकअप बताएगा. फिर उसके बाद नंबर 4 इज व्हाट? सेल ऑफ एसेट्स नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. एक्चुअल अमाउंट रियलाइज्ड विल बी कंसीडर्ड. इग्नोर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. Okay, now next is payment. Strictly in order. 3 payment है. Number 1 is payment of liquidation expense. Entry will be realization account debit to cash bank. Number B, payment of liabilities not taken over. Entry will be liabilities not taken over account debit to. Number C, payment to preference shareholders. 3 payment हो सकता है. Preference shareholders account debit to cash bank और equity shares in new company और preference shares in new company. So इसको पेमेंट ये 3 मोड से हो सकता है. क्लोजिंग में सबसे पहले क्लोज करेंगे liabilities not taken over. फिर क्लोज करेंगे प्रेफरेंस शेयर. कुछ भी डिफरेंस आ गया ना, रियलाइजेशन. फिर क्लोज करेंगे रियलाइजेशन. डिफरेंस आएगा किधर जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स. फिर बाकी अकाउंट्स क्लोज कर दो. या तो टैली हो जाएगा या डिफरेंस आएगा. डिफरेंस आएगा तो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स मस्ट टैली. लिक्विडेशन एक्सपेंसेस ओल्ड कंपनी अपना खुद पे करेगा तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक. लेकिन ओल्ड कंपनी का लिक्विडेशन एक्सपेंस न्यू कंपनी पे करता है या बोलता है मैं रीएम्बर्स करूंगा, इसका मतलब तू ही पे कर रहा है. तो वो दोनों केस में हम लोग लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर में एक अकाउंट ओपन करेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस पेएबल, और 4th एंट्री में जाके सेटल करेंगे. रिगार्डिंग डिविडेंड, ओल्ड कंपनी अमालगमेशन के पहले अगर डिविडेंड दे रहा है ना तो दोनों साइड से माइनस कर दो. ये बाजू पीएनएल, ये बाजू कैश. वो बैलेंस शीट को ही बदल दो कि डिविडेंड देने के बाद की बैलेंस शीट है. फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, तुम्हारा प्रॉब्लम इजी हो जाएगा, आराम से कर पाओगे. कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड कंपनी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी. तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर में एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी टेकन ओवर भी लिख दो और 4th एंट्री में जाके सेटल कर दो. और एक चीज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन will increase the amount of debentures. Premium on redemption will increase the amount of debentures in old company, in statement of PC. बराबर ना. फिर सेटलमेंट पे अगर कन्वर्जन एट पार है, उसको सेटलमेंट कैश में कैश नहीं दिया, नया डिबेंचर ही दिया.
ओल्ड डिबेंचर को पहले प्रीमियम पे रिडीम करे, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर है, 1,00,000 रुपए का डिबेंचर है, बोलते हैं रिडीमेबल है 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम, सो 1,00,000 प्लस 10% कितना हो गया? हाँ, तो स्टेटमेंट ऑफ पीसी में 1,10,000 लिखोगे, एग्रीड वैल्यू हो गई। इसको प्रीमियम और रिडम्पशन विल इंक्रीज द अमाउंट पेएबल, लेकिन बोलते हैं इसके सामने हम लोग नया डिबेंचर्स ही दे रहे हैं एट पार। अगर डिबेंचर्स एट पार दे रहे हैं ना, तो हम लोग बोलेंगे ओल्ड डिबेंचर्स टू न्यू डिबेंचर्स। क्या बोला? ओल्ड डिबेंचर्स टू न्यू डिबेंचर्स। लेकिन बोलते हैं डिबेंचर्स जो दे रहे हैं ना, वो हम लोग 10% प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो 10% तो मतलब कन्वर्जन एट प्रीमियम हो गया ना। अरे ये तो रिडम्पशन है, रिडीमेबल एट प्रीमियम था, लेकिन बोलते जो नया डिबेंचर्स देने का है ना, वो भी प्रीमियम पे देने का 10%, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, कन्वर्जन ऑल्सो 10% प्रीमियम। तो वो केस में 1,10,000 रुपये है ना, इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, डिवाइड बाय 110, 10 नहीं, डिवाइड बाय इश्यू प्राइस करोगे। अगर डिवाइड बाय इश्यू प्राइस करोगे ना, तो तुमको मिलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बोलो कितना आ गया नंबर ऑफ डिबेंचर्स? जोर से बोलो जरा, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को कि 1,10,000 को 110 से डिवाइड करने का। कैलकुलेटर पे चेक कर लिया लास्ट बेंच ने कि डिफिकल्ट हो तो क्या हो गया, कैलकुलेटर जिंदाबाद। 1,000 डिबेंचर्स, फिर इसमें नॉमिनल वैल्यू 100 और प्रीमियम 10। तो फिर हम लोग इसकी एंट्री पास करेंगे, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000, ओल्ड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,10,000, टू न्यू डिबेंचर्स 1,00,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। तो ये कन्वर्जन एट पार था और ये कन्वर्जन एट प्रीमियम है। वैसे कन्वर्जन एट डिस्काउंट भी हो सकता है कि रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो 1,10,000 कर दिया। अब बोलते हैं नया डिबेंचर्स 10% डिस्काउंट पे देने का है, डिस्काउंट पे देने का है, तो फिर से डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। 1,10,000 को डिवाइड बाय 90 करो, चलो ये तो कैलकुलेटर पे कर लो, डिवाइड बाय 90 कितना डिवेंचर्स आया? 122 पॉइंट क्या है? हाँ तो ठीक है, फिर इंटू 100 एंड इंटू 10, इंटू 100 एंड इंटू 10, सो 1,22,200 और ये बैलेंस ले लो, टेक दिस एज बैलेंस। कितना बैलेंस आता है बोलो जरा? टोटल 1,10,000 होना चाहिए ना, बैलेंस का मतलब समझा कि नहीं? 1,10,000 से माइनस करोगे तो 22,000, अच्छा 1,10,000, 1,00,000 नहीं है, 12,200। तो अभी अपनी एंट्री क्या बनेगी? डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये ओल्ड डिवेंचर्स डेबिट 1,10,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू न्यू डिवेंचर्स, समझा क्या नहीं? सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल इंक्रीज, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल इंक्रीज द अमाउंट पेएबल, बट प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कन्वर्जन, क्या बोला मैंने? प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन कन्वर्जन विल ब्रेक दैट अमाउंट इनटू नॉमिनल वैल्यू एंड प्रीमियम और डिस्काउंट, ठीक है ना? सो ये एक अपने को अच्छे से समझ में आना चाहिए। रिगार्डिंग द न्यू बुक्स, जब भी हम लोग न्यू बुक्स ओपन करते हैं ना, तो न्यू बुक्स में लाइन से 4 एंट्री पास करते हैं, उसके बाद में तो जो एंट्रीज है ना वो आती जाती रहती है, होगी तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फर्स्ट एंट्री है फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, क्या एंट्री पास की है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी। नंबर 2, एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, एंट्री विल बी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज अकाउंट, इन शॉर्ट नेट एसेट्स टू बिजनेस परचेज। और एग्रीड वैल्यू पे, क्योंकि हम तो स्टेटमेंट ऑफ पीसी से लाते हैं ना, और हमारा तो वहीं पे गुडविल कैपिटल रिजर्व्स आ जाता है, तो ये तो खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हमने भी ये एंट्री वैसे ही लिखी है जैसे सब लिखते हैं, डेबिट शॉर्ट गुडविल, क्रेडिट शॉर्ट कैपिटल रिजर्व्स, वी नेवर गेट है, हम तो स्टेटमेंट ऑफ पीसी में ही कर लेते हैं वो सब। फिर पेमेंट टू लिक्विडेटर्स विल बी लिक्विडेटर्स ऑफ ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। फिर फोर्थ एंट्री है पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, दैट इज द डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर्स लेके आए तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अदर लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट,
टू कैश बैंक, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू न्यू डिबेंचर्स। सो ऐसे सेटल कर सकते हैं हम लोग। और पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस, अगर न्यू कंपनी पे कर रही है तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, हाँ वो अपने को हमने स्टेटमेंट ऑफ ईसी में भी इंक्लूड किया था ना। कंटीजेंट लाइबिलिटी लाते तो कंटीजेंट लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट हो, पेएबल अकाउंट डेबिट हो, कैश बैंक। पेमेंट ऑफ कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग? और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो, कैश बैंक। अभी नोट ऑन डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी, डिबेंचर्स आर ऑलवेज टेकन ओवर फ्रॉम ओल्ड कंपनी। उसके लिए एंट्री ओल्ड कंपनी में क्या पास होती है? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो, ब्रैकेट में क्या लिखा है? बुक वैल्यू। इन न्यू कंपनी इन द सेकंड एंट्री ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, डिबेंचर्स आर क्रेडिटेड एट एग्रीड वैल्यू। बराबर ना? एसेट्स और लायबिलिटीज टेकन ओवर तो स्टेटमेंट ऑफ पीसी से बनता है ना, तो उसमें एग्रीड वैल्यू होता है। अगर प्रीमियम पे कर रहे तो 10% हायर अमाउंट होगा। और फोर्थ एंट्री में उसको सेटल कर देते हैं। फोर्थ एंट्री में भी सेटल इट। परचेज कंसिडरेशन, इट इज द प्राइस विच इज एग्रीड टू बी पेड बाय न्यू कंपनी टू द ओल्ड कंपनी in exchange of various assets and liabilities. It is calculated as under all assets taken over at agreed value plus agreed value of goodwill minus all outside liabilities taken over at agreed value and amount of PC. हम लोग assets और liabilities की agreed value नहीं देंगे ना, तो बैलेंस शीट वैल्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? हाँ, सो नोट में पढ़ो क्या लिखा है। इफ एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज नॉट गिवन, they are taken over at book value, that is balance sheet value. But if agreed value of goodwill is not given, then that will be taken as zero. That will be taken as zero. डिस्चार्ज ऑफ पीसी, हम लोग ने सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ पीसी में 3 ही आइटम हो सकता है। इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी एंड कैश बैंक। ये सब इश्यू प्राइस पे रहेगा। अच्छा, म्यूचुअल डेब्ट समझाया था ना। देखो ए लिमिटेड के बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है ना, बट वो देना किसको है? बी लिमिटेड। और बी लिमिटेड के बुक्स में डेटर है ना, वो किसका है? ए लिमिटेड से लेना है। मतलब ए के बुक्स में वो डेटर हो गया और क्रेडिटर हो गया। अभी क्या है ना, सिंपल है। बी लिमिटेड ने गुड्स बेचा था, तो बी लिमिटेड ने एंट्री पास की थी A2 सेल्स, तो उसके डेटर में ए है। और अगर इसने बेचा था तो उसने खरीदा था, तो उसने बोला था परचेजर्स टू बी, तो उसके क्रेडिटर में बी है। अब दोनों मिलके एक बन गए। अब दोनों मिलके एक बन गए, ए बी लिमिटेड। अब अपने बुक्स में बताएंगे कि मैं ही लाइबिलिटी हूं, मैं ही एसेट हूं। हटाना पड़ेगा ना, तो हटाने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो। ऐसे ही बिल रिसीवेबल पेबल होगा तो बोलेंगे बिल्स पेबल टू बिल रिसीवेबल। इन शॉर्ट लाइबिलिटी टू एसेट, लाइबिलिटी टू एसेट। चलो ये हो गया अपना। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट रिकैप दे दिया मैंने तुम लोगों को। इंट्रिंसिक वैल्यू भी समझाया था लास्ट टाइम। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू इज नथिंग बट इफ अ कंपनी वांट टू सेल इट्स बिजनेस, तो वो देखता है कि हर एक शेयर होल्डर को मैं नेट एसेट पर शेयर कितना दे रहा हूं, हाउ मच, बिकॉज ओनर्स तो वही है ना। आज बिजनेस चल रहा होगा तो अर्निंग्स पर शेयर कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर बिजनेस बंद करने का है तो नेट एसेट्स पर शेयर। तो जो कंपनी बिजनेस बंद कर रहा है ना, वो अपने एसेट्स की आज की वैल्यू निकालता है, एग्रीड वैल्यू माइनस आज के लाइबिलिटीज को जो पे करने का है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स, उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ शेयर्स से, तो उसको मिल जाता है नेट एसेट्स पर शेयर। उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। तो वो नए कंपनी को बोलता है मेरे को बस इतना पेमेंट कर दे, कैश में शेयर्स में जो भी है इतना पेमेंट मेरे को चाहिए, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर नया कंपनी बोलता है मैं भी मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से ही पेमेंट करूंगा। सो नया कंपनी भी अपना एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स निकालता है और देखता है वैल्यू पर शेयर आ गया 20 रुपया, तो बोलते हैं मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू 20 रुपया है, तो मैं जो शेयर्स इश्यू करूंगा 20 रुपए के हिसाब से करूंगा। हाँ, अगर उससे तुम्हारा इंट्रिंसिक वैल्यू जितना पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर डिफरेंस में कैश में दे सकता हूं। हैव यू गॉट इट? सो ये हमने इंट्रिंसिक वैल्यू के एग्जांपल में भी सीखा था। सो आई हैव गिवन अ कंप्लीट रिकैप, मैंने कंप्लीट रिकैप तुमको दे दिया है। और ये रिकैप है ना, दीज आर रिकॉर्डेड रिकैप्स। ये जो मैं रिकैप्स देता हूँ ये सब रिकॉर्ड करके मैं समरी 1 समरी 2 ऐसे करके डालते जा रहा हूँ। ये देखते जाओ, 2x की भी स्पीड पे देखोगे ना तो तुम्हारा जो क्लास में एक बार हुआ है ना वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा।